देखिए बेटा, आपका बेटा जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये हमने 11th में भी जो टर्म आएगा ना इसके अंदर पहला, वो हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में। 11th स्टैंडर्ड में बेटा हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताई थी कि वो इकोनॉमिक्स होती है जिसमें हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं सर। तो हमारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट ईयर के अंदर चैप्टर्स हुआ करते थे, उस चैप्टर्स का नाम क्या था सर? डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो मैंने जब डिमांड पढ़ाया था तो उसी टाइम आपको एग्जांपल दिया था कि आज आप डिमांड पढ़ रहे हो और जब आप मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वो डिमांड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी एग्रीगेट डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डिमांड का मतलब होता है क्या सर? कि एक पर्सन की डिमांड, एक कंपनी की डिमांड, एक किसी भी इंसान की डिमांड हो गई बेसिकली। लेकिन जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो सर एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है ऑल ओवर इकोनॉमी में किसी चीज की कितनी डिमांड हो रही है, ठीक है। अब आपकी जो यूनिट है बेटा वो क्या है यहाँ पे? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके अंदर हमें ये कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। इस यूनिट के अंदर लगभग आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे पूरे पूरे। अभी मैं आपका पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के नाम से वो आएगा। तो आज की क्लास में हम 2 चीजें ही समझेंगे सिर्फ कि एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं और एग्रीगेट सप्लाई किसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे फर्स्ट टर्म आता है बच्चे आपका यहाँ पे कि सर एग्रीगेट डिमांड किसे कहा जाता है। तो यहाँ लिखा है, कहता है एग्रीगेट डिमांड इज मेजरमेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। कहता है सर एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं उसकी जो ऑल ओवर डिमांड होती है वो क्या कहलाती है? हमारी एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। Aggregate demand is commonly expressed as the total amount of money exchanged for those goods and services at a specific price level and a point of time। ये आपको नहीं समझ आई होगी लाइन, इसको समझते हैं पहले है क्या ये, ठीक है बेटा। देखो एक शॉप है, उसको ये पता करना है कि मेरे यहाँ पे टोटल डिमांड कितनी हुई है। तो उसके पास इसको करने के लिए 2 तरीके होंगे बेटा। उसमें से पहला तरीका उसके पास ये होगा कि वो ये देखे कि भाई स्टॉक मेंटेन कर ले, वो अपना स्टॉक मेंटेन कर ले। स्टॉक मेंटेन का मतलब बेटा वो ये लिख ले कि आज 10 किलो चावल बिके थे सर, 10 किलो चीनी बिकी है, 5 लीटर रिफाइंड ऑयल बिका है। इस तरीके से वो क्या कर ले, अपना स्टॉक मेंटेन कर ले कि पूरे दिन में मैंने ये सामान बेचा था, तो मेरी दुकान की आज जो एग्रीगेट डिमांड हुई है सर इतने की हुई है, ठीक है जी। अब ये हो गया पहला मेथड। दूसरा क्या है? वो ये देखे कि सुबह मैंने कैश काउंटर में 1000 रुपए रखे थे, ठीक है, और शाम को जब उसने कैश मेजर करा तो उसके पास वो 5000 रुपए थे। तो उसका डिफरेंस कितने का आया यहाँ पे? 4000 रुपए का। तो वो शॉर्ट में क्या बोल देगा? भैया आज मेरी जो दुकानदारी है वो 4000 रुपए की हुई थी। तो यानी कि सर यहाँ पे वो जो डिमांड मेजर कर रहा है वो किसकी बेस पे कर रहा है? कंज्यूमर के द्वारा जो पैसा खर्चा गया वहां पे आके, उसने उसका टोटल करा। उसने सामान नहीं देखा कि साबुन बिका, चीनी बिकी, चावल बिका, उससे कोई लेना देना नहीं है। सर आज मैंने 4000 का सामान बेचा था तो मेरी डिमांड कितने की हुई आज दुकान पे? 4000 रुपए की हुई है, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ, क्या इकोनॉमी के अंदर आप मेरे को थोड़ा सा सजेस्ट करो कि सर क्या हम एग्रीगेट डिमांड को मेजर करने के लिए स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं या ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं? सर ऑब्वियस सी बात है, पूरी इकोनॉमी में स्टॉक मेंटेन करना इज अ इम्पॉसिबल टास्क। कितने किलो चावल बेचे, कितना रिफाइंड ऑयल बेचा, कितने साबुन बिके, कितना कपड़ा बिका, ये मेजर आप नहीं कर सकते। तो इसी के लिए हमारा दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या है? हम ये देखेंगे कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, एक निश्चित समय के अंदर हमारी इकोनॉमी में टोटल कितना खर्चा किया गया लोगों द्वारा, और वही क्या बन जाएगा? हमारा एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। मान लो एक मई का मंथ है, मई के अंदर हमारे यहाँ पे 50,000 करोड़ रुपए आए। तो 50,000 करोड़ रुपए की क्या हुई है सर? हमारी इकोनॉमी के अंदर एक तरीके से एग्रीगेट डिमांड हुई है। सिंपल शब्दों में हम ये बोलेंगे यहाँ पे। तो एग्रीगेट डिमांड क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लाइन लिखी है ना, क्या लिखा है यहाँ पे? कहता है एग्रीगेट डिमांड इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्सचेंज फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ स्पेसिफिक प्राइस लेवल एंड अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी एक निश्चित समय में जो भी पैसा खर्चा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, सर वो क्या कहलाता है? हमारी एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। क्लियर हो गया क्यों मानते हैं? एक बार और सुन लो।
बेटा एग्रीगेट डिमांड बेसिकली ये है कि एक दुकानदार या तो स्टॉक मेंटेन करेगा या वो देखेगा, सीधी सी बात है, कैश में कितना कैश आया। सीधा सा लॉजिक है भाई, हमारी इकोनॉमी के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर हुआ है लोगों के द्वारा, तो वो क्या बन गई, हमारी इकोनॉमी की पूरी एग्रीगेट डिमांड कहलाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, पैसा जो खर्चोगे वो चीज़ों पे ही खर्चोगे। तो दो तरीके, या तो चीज़ों को देख लो कितना सामान बिका, या ये देख लो टोटल पैसा कितना खर्चा गया। तो हम दूसरा वाला मेथड ही अडॉप्ट कर सकते हैं अगर हम एग्रीगेट डिमांड निकालना चाहते हैं। क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर ये देखना कि वह चावल कितना बिक रहा है, रिफाइंड ऑयल कितना बिक रहा है, ये स्टॉक मेंटेन कभी भी नहीं किया जा सकता। इवन जो हम एक्सपेंडिचर की भी बात कर रहे हैं ना बेटा, खर्चे भी तो दो तरीके से होते हैं, एक ऑनलाइन हो रहे हैं या जिनकी बिलिंग हो रही है। कुछ खर्चे क्या, ज्यादातर खर्चे ऐसे हो रहे हैं जो विदाउट बिल हो रहे हैं, तो वो तो कहीं पे मेंशन भी नहीं हो रहे इंडिया के अंदर। तो एग्रीगेट डिमांड भी एक्चुअल में पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं मेजर नहीं कर सकते आप एक्चुअल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे समझो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल आप सबको पता है बेटा कि किसी भी चीज को जब मैं टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करता हूँ तो वो मेरा क्या कहलाता है, शेड्यूल कहलाता है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको शेयर करूंगा, मेरे को थोड़ा सा समझाना उसको आप भी। देखो बच्चे, यहाँ आप इसको ऐसे समझो, मेरे को सिंपल सी बात बताओ, अगर बेटा हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी सर, बढ़ेगी या कम होगी? सर बढ़ेगी, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड जो है बेटा वो बनती किसको है मिलके, ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी, ये बनती है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस में M। ये अभी हम कंपोनेंट्स आगे बढ़ेंगे एक एक डिटेल में, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे आपको इनकम शो हो रही है ये रही, ठीक है बच्चे। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे कंजप्शन भी बढ़ रहा है। अब दो तीन पॉइंट्स इसमें डिस्कस करूंगा जो आगे आने वाले चैप्टर में भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज होंगे आपके प्रैक्टिकल यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, ध्यान से सुनना बेटा। अब यहाँ पे आपका जो कंजप्शन है, देखो 0 पे 20 था, ये जब 10 बढ़ा तो ये कितना बढ़ा, सिर्फ 5 बढ़ा। जब ये 10 फिर से बढ़ा तो ये फिर अगेन कितना बढ़ा, सिर्फ 5 बढ़ा। पहले तो इसको समझ लेते हैं हम क्या है। सर जब भी हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा कंजप्शन भी बढ़ेगा, लेकिन वो हमेशा लेस देन इनकम बढ़ेगा। क्या बोला है, ध्यान से सुनो, कि सर जब भी हमारी इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कंजप्शन भी बढ़ेगा, लेकिन सर वो हमेशा इनकम से कम ही बढ़ेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि सर जितना मैं कमाऊंगा वो मैं सारा का सारा कंज्यूम नहीं करूंगा, उसका कुछ पोर्शन में क्या करूंगा, सेव भी करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इनकम का फॉर्मूला बताऊं तो बेटा होता है वो C प्लस एस। C प्लस एस मतलब कंजप्शन प्लस सेविंग्स। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितनी तेजी से हमारी इनकम बढ़ रही है हमारी जो कंजप्शन है उससे कम बढ़ रही है, क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन कहाँ पे जा रहा है सर, हमारा सेविंग के अंदर जाता है, सारा का सारा हम कभी भी खर्चते नहीं है। आई हम ये एज्यूम करके जा रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट मानी गई है, ये कांस्टेंट ही माननी है हमें। और ये क्या हो गया, देखो क्या लिखा है एडी का फॉर्मूला, मैंने लिखा ना यहाँ पे C प्लस आई, अभी इसको भूल जाओ। तो C प्लस आई करा तो ये 40, 45, 50। तो आपको सिंपल अभी क्या समझना है सर, इनकम बढ़ रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। अब दो कॉन्सेप्ट बताए अभी तक मैंने, क्या सर, अगर इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया सर, इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन हमेशा इनकम से कम बढ़ेगी। रीजन, क्योंकि कुछ पोर्शन में क्या कर दूंगा, वहां पे सेविंग्स में डाल दूंगा। आई तो कांस्टेंट ही रहना है बेटा हमारा, तो इंपैक्ट किसका पड़ना है, सारा का सारा कंजप्शन का पड़ना है उसके ऊपर। अब यहाँ पे बेटा इनकम 0 है, फिर भी यहाँ पे कंजप्शन 20 है। ये थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा अब आपको कि सर इनकम तो है ही नहीं हमारे पास, कमा तो हम कुछ नहीं रहे, 0 है, लेकिन कंजप्शन हमारे पास 20 का हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या एक्चुअल में होता है? होता है कैसे बेटा, जब इनकम नहीं है तो सेविंग्स कैसी होगी, इनकम 0 है, कुछ तो कंज्यूम करेंगे सर, खाएंगे पिएंगे। सर बेसिक रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ तो हमें खाना ही पड़ेगा, है ना सर। हमारी तरह कसमें खाने से तो काम चलता नहीं है, रोटी भी खानी पड़ती है हमें। तो हमें सर रोटी भी खानी है, बेसिक नीड्स भी चाहिए हमें, एजुकेशन भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए। तो कंज्यूमर क्या करता है बेटा, इनकम लेवल 0 रहने पे भी कुछ ना कुछ बेसिक चीजों को पूरा करने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कंजप्शन करेगा। अब चाहे वो उधार मांग के करे, चाहे वो लोन लेके करे, चाहे वो भीख मांग के करे, लेकिन कंजप्शन करेगा ही करेगा। और बेटा इनकम लेवल, ध्यान से सुनना, आप इनकम लेवल 0 होने पे, यहां पे लिखते हैं इनकम लेवल 0 होने पे किया गया कुछ भी काम, चाहे वो कंजप्शन हो,
चाहे वो सेविंग्स हो, इसके साथ एक टर्म जुड़ जाता है बेटा, उसे बोलते हैं हम ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्या बोलते हैं हम उसको? ऑटोनॉमस कंजप्शन। और अगर सेविंग्स होगी तो उसे क्या बोलेंगे सर? ऑटोनॉमस सेविंग। अगर कोई पूछता है कि सर ऑटोनॉमस कंजप्शन की डेफिनेशन बताओ, तो सिंपल सी है, जब इनकम लेवल 0 पे जो कंजप्शन किया जाता है सर, वो क्या कहलाता है? हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन कहलाता है। समझ आ गई कि सर 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो भी हम कंजप्शन करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा सर? ऑटोनॉमस कंजप्शन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अब ठीक है, तो अब तक फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3 चीजें क्लियर कर ली सर। इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन सर जब इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन इनकम से कम बढ़ेगा। सर तीसरा क्वेश्चन आपने बताया कि जब इनकम 0 होगी तो उस लेवल पे भी हम कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कंजप्शन रखेंगे और उसको क्या बोला जाएगा? ऑटोनॉमस कंजप्शन के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है बच्चे यहां तक सब अच्छे से? चलिए अब आते हैं इसके डायग्राम के ऊपर। देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे y ये किसको शो कर रहा है? नेशनल इनकम को। ये किसको शो कर रहा है सर? एग्रीगेट डिमांड को। देखो अब मैं कुछ लाइंस आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे, जो बनी हुई है कैसे कैसे बन रही है। भाई आई जो था हमारा वो कांस्टेंट था बेटा 10, तो यहाँ पे इसे 10 लिया, ये क्या बन गया? एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन गया, क्योंकि सर ये क्या था? हमारा कांस्टेंट था। अब ये पहला एग्रीगेट डिमांड बना है आपका, ये रहा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड किसको मिलके बनता है सर? C प्लस आई। तो सर यानी आई से तो वो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि सर आई तो उसके अंदर जुड़ के बन रहा है ना, तो इसीलिए वो यहां से स्टार्ट हुआ और ये हमेशा कैसे बढ़ेगा बेटा? अपवर्ड बढ़ेगा। अपवर्ड क्यों बनेगा? 11th में हमने एक रूल डिस्कस किया था, या तो डायग्राम डाउनवर्ड होता है या अपवर्ड होता है। अपवर्ड कब होता है? जब कोई चीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव लिंक होता है। कैसे सर? यहाँ पे इनकम बढ़ रही है, वहां पे सर हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है, तो जब दोनों बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा लिंक है सर? इसमें पॉजिटिव लिंक है। किसी भी डायग्राम में 11th हो चाहे 12th हो बेटा, एक बेसिक सी रूल्स बता रहा हूँ, जब भी इकोनॉमिक्स के अंदर आप कोई डायग्राम बनाते हो और अगर उसके अंदर पॉजिटिव लिंक है तो वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, और अगर उसमें नेगेटिव लिंक है तो वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अभी हमारे पास अपवर्ड है तो हमारा कहाँ पे जा रहा है बच्चे? यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। ठीक है, अभी बाकी ये जो टर्म्स आ रहे हैं आगे समझेंगे हम क्या क्या होते हैं। आइए अब यहाँ से कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, मैंने आपको बेटा अभी एक फॉर्मूला लिख के बताया था, एक एक चीज करके मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं। मैंने आपको लिख के बताया था C ये रहा प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब एक एक करके हम समझ लेते हैं ये होता क्या है। देखो देखिए इधर, बेटा C क्या मतलब होता है यहाँ पे? प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर और हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देखो प्राइवेट का मतलब होता है हम सब क्या कहलाते हैं? आम नागरिक हैं हम, हाउस होल्ड है, हमारे द्वारा जो खर्चा किया जाएगा वो क्या कहलाएगा सर? हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कहलाएगा। कहता है इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, यानी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो टोटल खर्चा किया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा वो क्या कहलाता है सर? हमारा प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है। दूसरा सर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, it refers to the expenditure incurred on the capital goods by the private firm to increase their production capacity। भैया कैपिटल गुड्स सर आपने बताए थे कौन सी होती हैं सर? हमारी मशीन्स, यानी प्राइवेट फर्म के द्वारा जो कैपिटल गुड्स पे किया गया खर्चा होता है जिससे कि उनका प्रोडक्शन बढ़ सके। दीज कैपिटल गुड्स आर इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड एक्सेट्रा। ये कुछ भी हो सकते हैं, तो ये खर्चा जो होता है ये क्या कहलाता है सर? हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। C प्लस आई। दोनों चीजें क्लियर हो गई, लेकिन ये दोनों किसकी बात हो रही है? यहाँ पे प्राइवेट की बात हो रही है। सर इकोनॉमी में दो सेक्टर्स होते हैं, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट, तो अगला क्या आ गया सर? हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट के द्वारा जो इकोनॉमी में टोटल खर्चा किया जाता है किसके लिए? हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है सर? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। तीसरा सर नेट एक्सपोर्ट, X माइनस में M, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वेयर X स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड M स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस को क्या बोला जाता है सर? नेट एक्सपोर्ट बोला जाता है। देखो अब इसको लॉजिकल वर्ड्स में समझते हैं। अगर सर हम देश की बात करते हैं तो देश में दो कैटेगरीज हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है और एक गवर्नमेंट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सर, एक हो गए हम आम नागरिक, हाउस होल्ड, तो हम भी खर्चा करेंगे, तो वो क्या हो गया सर? हमारा C हो गया। फिर सर जो फर्म्स हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी मशीन्स वगैरह खरीदेंगे, वो जो खर्चा करेंगे सर वो क्या हो गया हमारा? यहाँ पे आई हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट।
तीसरा क्या हो गया सर हमारा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस पे खर्चा करती है, हम लोगों के लिए करती है बेटा। तो गवर्नमेंट के द्वारा टोटल खर्चा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पे किया जाता है वो क्या हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। लास्ट में क्या आ जाता है सर, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब बेटा जो एग्रीगेट डिमांड है ना, इसको टू मॉडल्स में पढ़ा हुआ है हमने, ध्यान से सुनना। वो टू मॉडल्स क्या है, एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल। In two sector model, it is assumed that aggregate demand is a function of consumption and investment. देखो, एक आता है, देखो बच्चे यहाँ पे एक होती है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी, और एक होती है हमारी ओपन इकोनॉमी। ठीक है, जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं ना बच्चे, तो क्लोज्ड इकोनॉमी को बोलते हैं हिंदी में बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब साफ पता चल रहा है सर, ऐसी इकोनॉमी जिसका बाहर के देशों से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप में खुश है। तो सर यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है ना, वो बेसिकली बन जाती है C प्लस I प्लस G। यहाँ से एक्सपोर्ट और माइन इंपोर्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि सर हम बाहर की कंट्री से कोई भी लिंक इसके अंदर नहीं रखते, सिर्फ अपने देश में काम करते हैं। अगर ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो सर यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है ना, उसका फॉर्मूला हो जाता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस में, क्योंकि अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज के साथ भी क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो हमारी टू सेक्टर मॉडल है उसमें हम सिर्फ क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे गवर्नमेंट को भी नहीं लेते, सिर्फ क्या लेते हैं, प्राइवेट हाउस होल्ड के द्वारा किया गया कंजप्शन और प्राइवेट इन्वेस्टर के द्वारा या प्रोड्यूसर के द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट, इसको लिया जाता है। ठीक है, अब मैं फटाफट से रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, फिर मैं आपसे पूछूंगा बच्चे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड मैंने ये बताया बच्चे कि हमारे लोगों के द्वारा, हाउस होल्ड्स के द्वारा जो टोटल इकोनॉमी में खर्चा किया जाता है उसका सम जो होता है वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। फिर मैंने बताया बेटा एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में पॉजिटिव लिंक होता है, इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा सर जब इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, लेकिन वो हमेशा क्या होगा, इनकम से कम बढ़ेगा, क्योंकि कुछ अमाउंट हमारा कहाँ जाएगा, सेविंग्स में जाएगा। सर इनकम लेवल जीरो होने पे भी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है, उसे हम ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सर कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसके चार कंपोनेंट्स होते हैं। सी का मतलब हाउस होल्ड के द्वारा किया गया खर्चा, I प्राइवेट फर्म के द्वारा किया गया खर्चा, G सर गवर्नमेंट के द्वारा किया गया खर्चा, और फिर होता है सर एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। और उसके बाद हमने पढ़ा सर टू सेक्टर इकोनॉमी होती है, और एक ओपन इकोनॉमी कह लो या क्लोज्ड इकोनॉमी कह लो। ओपन इकोनॉमी में हम C प्लस I प्लस G X माइनस M लेते हैं, और क्लोज्ड इकोनॉमी में सर हम C प्लस I प्लस G लेते हैं सिर्फ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है, कहता है व्हाट डज द I रिप्रेजेंट इन द एग्रीगेट डिमांड इक्वेशन, जिससे मैं पूछूं। ठीक है, जिससे भी पूछूं, बोलो बेटा। सर B इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। कहता है इसमें से कौन सा है, नैतिक बोलो। D सर प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट एक्सीड्स इज इंपोर्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट। कहता है अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो हमारे कंट्री का जो नेट एक्सपोर्ट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी सर, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगी। सोनम बोलो। सर पॉजिटिव होगी। देखो एक्सपोर्ट का मतलब क्या है समझ लो, मैंने बाहर 100 रुपए का सामान बेचा, मैंने वहां से 80 रुपए का सामान, ये देखो था एक्सपोर्ट, और ये क्या था। तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं तो सर मैंने 20 रुपए उनसे अभी लेने हैं, तो मैं किस में चल रहा हूँ, पॉजिटिव में चल रहा हूँ। इसका अपोजिट हो जाए क्या कि सर एक्सपोर्ट ज्यादा है, सॉरी एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो हम किस में चले जाएंगे सर, नेगेटिव में चले जाएंगे। ठीक है, अगला व्हाट इज द इक्वेशन फॉर एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल। सर AD इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G। ठीक है, अगला खत्म। चलो यहां तक एग्रीगेट डिमांड क्लियर हो गई बच्चे सबको। देखिए बेटा एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर इकोनॉमी के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी भी सप्लाई करी जाएगी उसकी मॉनेटरी वैल्यू कह लो। कहता है एग्रीगेट सप्लाई इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर प्लानिंग टू सप्लाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो सप्लायर के द्वारा टोटल गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में दिए जाएंगे उसकी जो मनी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगी। एग्रीगेट सप्लाई को जो यहाँ पे बेटा डिनोट किया जाता है वो किससे किया जाता है, वाई से किया जाता है। वाई इनकम के लिए भी होता है।
तो हम कह सकते हैं सर y इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, देखो y इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि इनकम किसके बराबर होती है सर, हमारी कंजप्शन और सेविंग्स के बराबर होती है। कंजप्शन एंड सेविंग्स आर टू कंपोनेंट्स ऑफ अ एग्रीगेट सप्लाई। अगर हम बात करें एग्रीगेट सप्लाई किसको मिलके बनती है, तो सर कंजप्शन और सेविंग दोनों को मिलके बनती है। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल एंड ग्राफ, पहले शेड्यूल देखिए बेटा, यहाँ पे ये देखिए सेम वही है, ये इनकम भी वही है, कंजप्शन भी पिछले वाला टेबल है आपका। अब आपको अभी एक फॉर्मूला बोला गया, ध्यान से देखना यहाँ पे, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो सर अगर मेरे को s निकालना है तो ये c इधर आ जाएगा, y माइनस सी। तो सर अगर मैं 0 में से 20 माइनस करूंगा तो ये कितना हो गया, -20। 10 में से 25 गए -15, 20 में से 30 गए 10, 30 में से 35 गए -5, 40 में से 40 गए 0, 40 50 में से गए ये। अब ये तो हो गया ये प्रैक्टिकल जो बुक के अंदर या यहाँ पे छपा हुआ है आपके सामने। एक सिंपल सा लॉजिक है भाई इसके पीछे। देखो यहां तक की सिचुएशन कौन सी सिचुएशन है, यहां तक की सिचुएशन सर वो सिचुएशन है कि हमारी जो इनकम है वो कम है, कंजप्शन जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो सर जब इनकम कम होगी यानी मैं कमा कम रहा हूं, खर्च ज्यादा रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी सेविंग्स क्या होंगी, नेगेटिव ही होंगी। सर सेविंग्स क्या होंगी हमारी उस टाइम पे, नेगेटिव होंगी। सर फिर एक सिचुएशन आएगी कि जितना मैं कमाता हूं मैं उतना ही क्या करता हूं, खर्च करता हूं। तो ये वो जोन होगा जहां पे मेरी सेविंग्स तो जीरो होंगी लेकिन मेरे पे कोई कर्जा नहीं होगा, जितना मैं कमा रहा हूं उतना मैं खर्च देता हूं। लास्ट क्या आती है, तीसरी जो अच्छी सिचुएशन मानी जाती है, क्या है वो सर, कि सर जितनी मेरी इनकम है मैं उससे कम क्या करता हूं, कंजप्शन करता हूं। तो मेरी यहाँ पे जो सेविंग्स है वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव में चले जाएंगी। ठीक है, तो तीन ही चीजें होती हैं इंसान के साथ, या तो जितना कमाएगा उतना खर्चेगा, या जितना कमाएगा उससे ज्यादा खर्चेगा, जितना कमाएगा उससे कम खर्चेगा। यही तीन प्रोबेबिलिटीज क्रिएट होती है बेटा हमारी। ठीक है, अब बेटा इसका डायग्राम देख लो। हमेशा याद रखना जो इनकम है ना ये कैसे जाएगी आपकी, 45 डिग्री की एक लाइन होती है, सेंटर टू जाती है। हर डायग्राम के अंदर हमें यही बनाना है अभी आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इनकम, यानी ये A5 नहीं है, बेसिकली ये एग्रीगेट सप्लाई है। अभी आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है सर, इनकम के बराबर होती है, वाई के बराबर होती है। ठीक है, अब चलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ एग्रीगेट सप्लाई इन टर्म्स ऑफ अ कंजप्शन एंड सेविंग्स। एग्रीगेट सप्लाई का क्या फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस, अभी बता के चुका हूं आपको। अब ध्यान से सुन लो बेटा, इफ कंजप्शन इज 30 एंड सेविंग्स इज 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो बेटा अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, क्या, y इज इक्वल टू सी प्लस, तो सर 30 प्लस 10 कितना आ जाएगा, A 40। In the aggregate supply equation, y is equals to c plus s. What does c represent? C represent for a, if national income is 50, c plus s, national income कितनी है सर 50, savings कितनी है सर 15, what is the value of consumption, तो consumption बताओ कितनी होगी सर 50 माइनस कितना आ जाएगा सर 30। ठीक है, क्लियर, क्लियर है जी अब सारा ये। तो ये क्या हो गई सर आपकी एग्रीगेट डिमांड भी हो गई और एग्रीगेट क्या हो गई यहाँ पे, सप्लाई भी हो गई आपकी।